रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। सन 2020 और 21 का बजट ऐवान में पेश हुआ। यकीनन हुकूमती अराकीन अपने पेश करदा बजट का दिफा करेंगे और अपोजिशन उनके बजट में मौजूद नकाइस की निशानदही करेंगे। यही रिवायात इस ऐवान की रही हैं। और हमेशा अपोजिशन के जानिब से हुकूमत के पेश करदा बजट पर अवाम के अंदर उस पर रिस्पांस वो अगर गैर जानिबदार रहकर उस पर तबसरा लिया जाए तो हम यही कहते हैं कि ये एक रिवायती बजट है। लेकिन इस हुकूमत ने जो बजट पेश किया है वो रिवायती बजट होता तब भी हम उनका शुक्रिया अदा करते। लेकिन जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के लिए बजट पेश किया है, ये न तो पाकिस्तानियों का बजट है न पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल के जमानत का बजट है। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, ख्वाजा आसिफ साहब ने बजट पर तफसीली गुफ्तगू की, मुकम्मल आदाद शुमार के साथ की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अराकीन ने, उनके पार्लिमानी लीडर ने तमाम आदाद शुमार के साथ आपके बजट पर तफसीली गुफ्तगू की, निशानदही की आपकी कमजोरियों की। लेकिन आपके पास आपको चाहिए था कि आप उनके बजट पर उठाए जाने वाले सवालात के मुताल्लिक उनको मुतमईन करते। अगर मुतमईन न कर सकते तो कम से कम उस पर अपना जवाब ही दे देते। लेकिन यहां पर जवाबात दिए जाते हैं तो अपने लीडर का तारीफ करके, अपने पार्टी की तारीफ करके और इस मनफी जीडीपी में भी इतनी जुर्रत और सर उठाकर बोलते हैं कि हमें सुनते हुए शर्म आ जाती है कि ये पाकिस्तान का बजट मनफी जीडीपी में ले गए हैं। क्या यही सलाहियतें थी? क्या यही अहलियत थी कि जिसके लिए उन्होंने गुज़िश्ता हुकूमत में भी इस मुल्क का वक्त ज़ाया किया और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत करते हुए भी इस मुल्क का और सूबे का वक्त ज़ाया किया? ये मेरे अल्फाज नहीं हैं, आपके पार्टी के अपने चेयरमैन और आपके अपने वज़ीर आज़म के अल्फाज हैं कि जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के हवाले से कहा कि शुक्र है कि हमें मरकज में हुकूमत नहीं मिली, वरना जो हाल सूबे का परवेज खटक ने किया है
वही हाल हम पाकिस्तान का करते हैं। असद उमर साहब फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं और अपोजिशन में भी जब थे तो वो दिलचस्प तबसरे हम उनके सुनते थे इकोनॉमी के बारे में। किस मुंह से वो परवेज खटक की बात करते हैं कि वो अपनी अहलियत और अपनी प्रोग्रेस की वजह से आज सूबे में 2/3 अक्सरियत है उनकी। क्या हमें मालूम नहीं है कि इलेक्शन से पहले किस तरह लोगों को जबरन रोका गया कि आपने फलां पार्टी का टिकट नहीं लेना और फलां पार्टी का टिकट नहीं लेना। और क्या हमें मालूम नहीं है, और पाकिस्तान की नेशनल टेलीविजन पर इलेक्शन के दिनों में वो तमाशे पूरे पाकिस्तान ने नहीं देखे। 22 साल तारीख की आप बात करते हैं, 22 साल जद्दोजहद की बात करते हैं। आपकी 21 साल जद्दोजहद तो मैंने देखी है, लेकिन आखिरी साल की जो जद्दोजहद थी कि 70% इलेक्टेड लोगों को, जो इलेक्टेबल्स हैं, उनको कैसे आपकी पार्टी की तरफ हांका गया, वो मंजर भी पूरे पाकिस्तान ने देखा और हम उसके गवाह हैं। आपने अपोजिशन के बेंचों पर खड़े होकर, आज भी वो असेंबली का रिकॉर्ड है कि आपके मेंबरान यहां से हुकूमत पर, जब मुस्लिम लीग की हुकूमत थी, तनकीद करते थे कि रोजाना 12 अरब रुपए करप्शन हो रही है। आपने 2 साल आपकी हुकूमत को मुकम्मल होने जा रहे हैं। रोजाना के हिसाब से अगर 12 अरब रुपए करप्शन आपने रोकी है तो उसका तखमीना लगाएं 8000 अरब रुपए आपके जिम्मे बनते हैं। आप क्यों IMF की तरफ जाते हैं? आपको तो चाहिए था कि वो करप्शन आप रोक लेते और इस मुल्क पर खर्च करते। आपने कौम से वादा किया कि 200 अरब डॉलर हम बाहर से पाकिस्तान लाएंगे। कहां गए वो 200 अरब डॉलर? और फिर इलेक्शन के और उनके मंशूर के वादों का अगर हम उनको एहसास दिलाते हैं तो मुझे हया आती है कि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी अपने पार्टी मंशूर और अपने वादों के हवाले से कहते हैं कि इलेक्शन के वादे और शादी से पहले किए हुए वादे वो एक जैसे होते हैं, जो कभी पूरे नहीं होते। ये इस मुल्क के जिम्मेदार मनसब पर बैठे जाने वाले पूरे मुल्क के लिए एक अलामत है, लेकिन उनको अपने मनसब का एहसास नहीं हुआ। उन्होंने इस कौम का मजाक उड़ाया और ये हुकूमत अमलन अपने कौम का मजाक उड़ा रही है। आज पूरी कौम बजट के हवाले से परेशान है। अपोजिशन, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम, तमाम अपोजिशन के अंदर बैठे हुए लोग, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में इतनी संजीदा अपोजिशन किसी को नहीं मिली जितनी संजीदा अपोजिशन आपको मिली है। बजट के हवाले से हमारे ताजर हजरात ने आपके बजट को मुस्तरद किया, छोटे दुकानदार ने आपके बजट को मुस्तरद किया, तालीम के हवाले से आपके बजट को तालीमी इदारों ने मुस्तरद किया, सेहत के हवाले से इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, इमरजेंसी की सूरत हाल है,
आपने सेहत के हवाले से क्या इकदामात किए। एक तरफ आप तजब्जुब का शिकार हैं। मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि आपका वजीर आजम क्या चाहता है कि लॉकडाउन हो या लॉकडाउन न हो। पूरा मुल्क इस मखमसे का शिकार है। फिर आपकी हिकमत अमली, पता नहीं कौन है आपको मशवरा देने वाले लोग कि जिन्होंने कोरोना की इस वबा में इस किस्म के मशवरे आपको दिए कि आप 6-7 घंटों के लिए कारोबार खोलें और पूरे मुल्क के अवाम को कहें कि इन 6 घंटों में खरीदारी करनी है। मैं खुद अगर किसी दुकान में इन औकात में गया हूं, किसी भी दुकान में खड़े होने की जगह हमें नहीं मिली, क्योंकि हर शख्स यही कोशिश करता था कि यही वक्त है और हमने इसी वक्त में सामान खरीदना है। आपको चाहिए था कि एसओपीज के साथ 24 घंटे कारोबार आप खोल देते ताकि लोग बाजारों में रश न बनाते। लेकिन इस हवाले से अपोजिशन की तरफ से सवालात उठाए गए और एक अमूमी जवाब जो आजकल हुकूमत के अराकीन वज़रा वो हर फोरम पर दे रहे हैं कि हमें कोरोना का मसला हो गया है। तो जनाब डिप्टी स्पीकर, आपको तो कोरोना का मसला हो गया है और कोविड-19 का मसला है। हमें 2018 से कोविड-18 और कोविड-19 दोनों का सामना है। जिस तरह जबरन आपको पूरे मुल्क पर मुसल्लत किया गया, चलो कर दिया गया, लेकिन उसके बाद आप अपनी अहलियत इक्तिसादी हवाले से तो दिखाते, तालीमी हवाले से तो दिखाते, सेहत के हवाले से तो दिखाते, सनत के हवाले से तो दिखाते। दिसंबर से पहले आपका 52% सनत आपका बंद हो चुका था। आप जो आदाद शुमार यहां पर देते हैं, हम अगर किसी मईशत के माहिर से आपके यहां पर पेश करदा आदाद शुमार के हवाले से पूछते भी हैं ताकि हम भी इस मईशत को समझें, यकीन जाने कि उनके जो तबसरे आपके बारे में होते हैं वो यहां जुबान पर मैं लाने से कासिर हूं। मईशत के माहिरीन आपकी माशी पॉलिसियों से नाला, लेकिन मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं और वो ये कि हम अगर मईशत की बात करते हैं, अगर कोरोना के हवाले से बात करते हैं, तो हमें मोदी की मिसाल दी जाती है, हमें डोनाल्ड ट्रंप की मिसाल दी जाती है, हमें यूरोप की मिसाल दी जाती है। आप मुझे ये बताएं कि यूरोप और ट्रंप की मिसालें तो दूर की बात, आप इस एशिया में भी मुझे ऐसा मुल्क बता दे कि जिसकी जीडीपी मनफी में गई हो। आप अपनी अहलियत को साबित नहीं कर सके। हम आपसे सवाल करते हैं पाकिस्तान की मईशत का, आप हमें जवाब देते हैं ट्रंप का। तो ट्रंप भी तो इमरान खान की तरह है, क्या फर्क है उसमें और आपके इमरान खान में? कल हमारे मेंबर ने कहा कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ताना दिया जाता है कि ये हमारे मुल्क का इमरान खान है। यहां तक ले आए हैं पाकिस्तान की इज्जत और एहतराम को और वजारत उज़्मा के एहतराम को।
हमने, हमारे मेंबरान ने तालीम के हवाले से जो मसाइल इस वक्त मुल्क में दरपेश हैं, प्राइवेट सेक्टर में जो तालीमी इदारे काम कर रहे हैं, चीख चीख कर अपनी हुकूमतों से मुतालबा कर रहे हैं कि आप हमें रिलीफ न दें, लेकिन मुल्क का जो माशी सूरत हाल है, रोजगार खत्म है, गरीब लोग अपने बच्चों की फीसें अदा नहीं कर सकते, आप उनके वालिदैन की तरफ से उनकी फीसें अदा कर दे ताकि हम अपने स्कूलों का और असातिज़ा कराम की फीसें और किराए दे सके। और ये भी आप पर वाज़ेह कर दूं कि हमें ये खदशा भी है कि अगर 1-2 महीने तक हुकूमत ने इस पर कोई रिलीफ का ऐलान न किया तो शायद प्राइवेट सेक्टर में आपके स्कूल बंद हो जाएंगे, जिससे असातिज़ा कराम वो तो बेरोजगार होंगे ही, लेकिन आपका मुस्तकबिल भी वो तालीम से महरूम हो जाएगा। मुझे हैरत है कि जो लोग चीख चीख कर कह रहे हैं कि हमें रिलीफ दो, आपके कान पर जू नहीं रेंगती कि आप उनके रिलीफ के हवाले से या कम से कम उनके खदशात के हवाले से उनके साथ बैठ जाएं, उनको सुन लें। लेकिन मैंने इस बजट में ये भी देखा कि आपको मदारिस की इस्लाह की बहुत फिक्र है। मदारिस का किरदार जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं मुख्तसरन आपको बताता हूं कि मदारिस है वाहिद विफाकुल मदारिस है जो बैनुल अक़वामी अवार्ड पाकिस्तान लाता है। पूरे मुल्क में पिछले साल 77,000 हुफ़ाज़ कराम इन मदारिस ने तैयार किए, सिर्फ विफाकुल मदारिस के साथ इल्हाक शुदा मदारिस ने, जिसमें तलबा और तालिबात दोनों शामिल हैं। और साल हा साल से ये एजाज पाकिस्तान बरकरार रखे हुए है तो सिर्फ विफाकुल मदारिस उल अरबिया की वजह से। आप ने बजट स्पीच में इस्लाह की बात की कि इस्लाहात के नाम पर आपने 5 अरब रुपए रखे। आप मुझे बताएं कि आप मदारिस में किस चीज की इस्लाह करेंगे? मदारिस ने मुसलमानों के ईमान और तहजीब की हिफाजत उस वक्त भी इस बर्रे सगीर में की जब अंग्रेज यहां का हुक्मरान था। आज भी अपनी तहजीब और तमद्दुन की हिफाजत कर रही है, इस्लामी तहजीब की हिफाजत कर रही है। आज भी मदारिस इस्लामी तहरीक है, मदारिस इस्लाही तहरीक हैं और इस्लाम के किले हैं। इस किले में नकब लगाने की इजाजत हम आपको कतई नहीं देंगे। जमा खातिर रखें कि आप मदारिस के हवाले से कोई ऐसे इकदामात करेंगे कि जो मदारिस को कबूल नहीं होंगे और आप उन पर मुसल्लत करेंगे। साल हा साल से हुकूमतें मदारिस के हवाले से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए अहकामात जारी करती हैं। कौमी आपके बजट स्पीच में कौमी धारे में लाने की बात हुई। आप मुझे बताएं
कि कौमी धारा किसको कहते हैं। क्या मदारिस कौमी धारे में नहीं? क्या वो आईन पाकिस्तान के और कानून के मुताबिक नहीं चल रहे? आप किस इस्लाह की बात कर रहे हैं? मदारिस के फुजला ने और उन पर एतमाद करने वालों ने यहां पाकिस्तान के दिल इस्लामाबाद में 13-14 दिन आजादी मार्च किया और हुक्मरान जमात ने भी यहां पर एहतजाज किया। पूरी दुनिया गवाह है कि कौन सा एहतजाज इस्लाह के काबिल है और कौन सा इस्लाह के काबिल नहीं। ऐसे अल्फाज हमें कबूल नहीं है कि आप मदारिस में इस्लाह की बात करें। उसमें निसाब में तो इस्लाह मुमकिन ही नहीं है। मदारिस का तो निसाब ही कुरान और हदीस है। लिहाजा जो लोग आपसे मुतालबा कर रहे हैं कि हमारे साथ ताउन करो, हम उनके लिए भी आवाज उठाते हैं कि आप प्राइवेट स्कूलों के साथ ताउन करें, सूबे उनके साथ ताउन करें। मदारिस की फिक्र आप छोड़ दें, मदारिस वाले खुद अपने मदारिस को संभाल सकते हैं। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, कल शाह महमूद कुरैशी साहब ने कश्मीर के हवाले से यहां बात की कि मैं चाहता हूं कि पार्लियामेंट की कमेटी बने। हमने उनसे कहा, और ये जमीयत उलमा इस्लाम कह रही है कि हम किसी ऐसी कमेटी में नहीं बैठेंगे जिसकी सरबराही कश्मीर के बेचने वाले कर रहे हों। आपको जवाब देना होगा कि कश्मीर के हवाले से जब पूरा मुल्क सरापा एहतजाज था, तमाम सियासी जमातें वो आपके साथ इस पार्लियामेंट में एक आवाज के साथ खड़ी हुई, रियासत के साथ एक आवाज के साथ खड़ी हुई। लेकिन क्या वजह है कि उस एक महीने के एहतजाज के बाद फिर न यहां कभी कश्मीर का जिक्र हुआ है और न कभी आपने उस पर तवज्जो दी है। कोरोना के हवाले से सबसे ज्यादा ताउन अगर हुकूमत के साथ किसी ने किया है तो वो मदारिस ने किया है, वो मसाजिद ने किया है, उनके अइम्मा और खुतबा ने किया है। यहां सेशन खत्म हुआ और दिन को हमें सेशन में यहां बताया गया, गालिबन शफकत महमूद साहब थे, कि हम कोरोना के हवाले से मुशाहिदा कर रहे हैं और वो अपोजिशन चीख रही थी कि जो हालात तफ्तान से होकर यहां हमारे मुल्क में आए, लेकिन वो मुशाहिदा कर रहे थे। मगरिब को हमें पता चला कि लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। जमीयत उलमा इस्लाम ने अगले रोज ही मुल्क के तमाम इज्तिमात, मदारिस ने तमाम इज्तिमात, तमाम इम्तिहानात, तमाम मदारिस को बंद कर दिया, SOPs पर अमल किया और SOPs पर अमल किया और आज तक कर रहे हैं। SOPs पर अमल किया
और आज तक कर रहे हैं। आज भी मदारिस नहीं खुले। क्योंकि हम समझते हैं कि ये एक इंसानी मसला है और हमने इसको इंसानियत की बुनियाद पर देखना है। लेकिन जब हम बजट सेशन के लिए यहां पर आए और हमारे सामने एक कागज रखा गया जिसमें तजावीज थी कि इजलास को कैसे चलाया जाए और कैसे न चलाया जाए, मैं स्पीकर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि कम से कम उन्होंने हमें बुलाया, हमारी तजावीज ली और हमने उसमें अपनी तजावीज पेश की। लेकिन जहां हुकूमत का रवैया ये हो और हुकूमती जमात का रवैया ये हो कि अगर मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इमाम और खतीब के खिलाफ FIR काटे, ये FIR सिंध में भी कटे हैं, ये FIR खैबर पख्तूनख्वा में भी कटे हैं, ये FIR यहां इस्लामाबाद में भी कटे हैं। लेकिन आपको मैं रिकॉर्ड पर दिखा सकता हूं कि इस ईद के बाद तहरीक इंसाफ के कैबिनेट के वजीर ने डेरा इस्माइल खान में अवामी जलसा किया, आपके दूसरे मेंबर ने डेरा इस्माइल खान में अवामी जलसा किया, आपके पार्टी के साबिका रुकन ने बन्नू में जलसा किया, आपके पार्टी ने करक में जलसा किया। लेकिन आप उलमा के खिलाफ तो FIR काटने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन अपने वज़रा और अपने अराकीन को आपकी रिट तो अपने वज़रा और अराकीन पर भी नहीं है, तो आपकी रिट पेट्रोल पर क्या होगी, आपकी रिट चीनी पर क्या होगी, आपकी रिट आटे पर क्या होगी, आपकी रिट टमाटर पर क्या होगी। अमन बलूचिस्तान की तरफ देखें तो वहां अमन और अमान की सूरत हाल अबतर है। आपको तो ज्यादा मौका नहीं मिलता कि आप बलूचिस्तान की बात कर सके, फ्लोर के ऊपर कम मौका मिलता है आपको। लेकिन जो सूरत हाल है वो अच्छी नहीं है। कबाइल के अंदर जो अमन की सूरत हाल है वो काबिल गौर है, काबिल फिक्र है। वरना पाकिस्तान ने जिस दहशतगर्दी के खिलाफ इतनी कुर्बानियां दी वो जाया ना हो जाए। और आपको मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि अगर ये मदारिस और तमाम मकातिब फिक्र इस रियासत के साथ खड़ी ना होती तो ये दहशतगर्दी कभी खत्म ना होती। ये मजहबी तबके और मदारिस तमाम मकातिब फिक्र का इस मुल्क के ऊपर भी एहसान है और इस मुल्क में रहने वालों पर भी एहसान है। लिहाजा आप हकायक का इदराक करें, आप खामखा के इशू क्रिएट न करें। हुकूमत में आपकी आदत हमें मालूम है कि आप कितने आदत से इस मुल्क पर हुक्मरानी कर रहे हैं। कोरोना के हवाले से तमाम अपोजिशन ने आपके साथ ताउन किया, तमाम अपोजिशन आपके साथ खड़ी हुई, लेकिन आपने इसी अरसे में 18वीं तरमीम की बहस कौम में छेड़ दी और आपने इसी अरसे में NFC अवार्ड की बहस आपने कौम में छेड़ दी। आपने वो TORs जो खिलाफ आईन भी है, खिलाफ कानून भी है, ऐसी TORs का नोटिफिकेशन जारी किया। हम तमाम अपोजिशन ने उसको न सिर्फ मुस्तरद किया है
बल्कि हर फोरम पर उसका मुकाबला करेंगे। और मुझे हैरानगी है कि चोर हुकूमतें, नालायक हुकूमतें, डाकू हुकूमतें वो सूबों के 57.5% का हक तो पूरा कर सकते थे, कभी गिला नहीं किया, कभी कटौती की बात नहीं की, और आपको ये इख्तियार भी नहीं मिला और आपने सूबों से फंड रोक दिए। आपने सिंध से बजट काटा, आपने बलूचिस्तान से बजट काटा, आपने कबाइल का बजट काटा, जो आपका वादा था। किस चीज के माहिर हैं आप लोग, हमें वो बता दें। कल आपके वजीर ने कहा, जब बिलावल साहब ने तकरीर की, पूरी तकरीर में आप दोबारा खुद भी रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, गा गे गी। इसके अलावा ये नहीं कहा कि कर दिया, हो गया। अगर असद उमर ने भी उन प्रोजेक्ट की बात की जो मुकम्मल हैं, तो वो तमाम प्रोजेक्ट वो हैं कि जो मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट ने शुरू किए थे। अब एक और प्रोजेक्ट वो अनाउंस कर गए हैं कल जज्बात में, जिसकी खबर हमने दिसंबर 2019 में अखबार में पढ़ी थी कि हम पेशावर से डेरा इस्माइल खान मोटरवे बनाएंगे। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आप खैबर पख्तूनख्वा का नक्शा मंगवा लें और आप नक्शे को सामने रखते हुए खैबर पख्तूनख्वा की मोटरवे का जो प्रपोजल है वो एक बार जरूर देख ले। अगर आप बीआरटी के मंसूबे पर शर्म के मारे डूब न मर जाए तो फिर ये बात गलत होगी कि मैं आपसे बात गलत कर रहा हूं। मोटरवे शुरू होगी पेशावर से, मोटरवे पेशावर से जाएगी कुहाट, कुहाट से जाएगी हंगू, हंगू से आएगी वापस करक, करक से जाएगी बन्नू, बन्नू से आएगी लक्की, लक्की से जाएगी टांग, टांग से आएगी डेरा इस्माइल खान। ये किस तरह का मंसूबा है? ये किस तरह के आपके मुशीर और एडवाइजर हैं? मेरे ख्याल में मेट्रो पर और अपने सूबे में कारकर्दगी पर जो 2/3 अक्सरियत की बात आपने की, तो मैं हैरान हूं कि लाहौर में चलती हुई मेट्रो को पंजाब की आवाम ने नोटिस नहीं किया और मुस्लिम लीग को वोट नहीं दिया और आपके खंडरात से मुतासर होकर आपको 2/3 अक्सरियत दी। पेशावर से डेरा इस्माइल खान रोड के लिए मुस्लिम लीग के दौर में पैसे मुख्तस हुए, आपने उसको रोकने की कोशिश की। मोटरवे पर सीपेक के मंसूबे पर आपने इजलास बुलाया और उसमें सरफहरिस्त आपने मुतालबा किया कि डेरा इस्माइल खान जो सीपेक में मोटरवे जा रही है उसको बंद कर दे। और मेरा यकीन है कि अगर आपको यह न बताया जाता कि इस पर 70% काम मुकम्मल है तो आप उसको जिद और नफरत में खत्म कर भी देते। ये आपकी पॉलिसियां हैं। 5 साल आपने हुकूमत की, लोग पेशावर जाने के लिए मियांवाली, तलगंग और मोटरवे का रास्ता अपनाते थे। आपका अपना रास्ता खंडर बन चुका था, लेकिन अब 2 महीनों से ये रोड भी मुकम्मल खराब है। आप मुझे बताएं, इस्लामाबाद से आपने मियांवाली के लिए इस रोड के लिए क्या रखा है?
और फिर जो आदाद शुमार आप रख रहे हैं, एक रकम का जो नॉमिनल सा आप जिक्र कर रहे हैं सिपेक का, आप 200 साल में भी ये मंसूबे मुकम्मल नहीं कर सकते। यकीनन आपने रखे होंगे बजट में, और आप हमें हाथ में यहां लहरा भी देते हैं कि हमने ये मंसूबा भी रखा है, हमने डैम भी रखा है, हमने मोटरवे भी रखा है, हमने फला चीज रखी है और फला चीज रखी है। लेकिन उसके लिए आपने जो रकम मुख्तस की है, क्या इस रकम से मंसूबे शुरू किए जाते हैं? तालीम का बजट आप काट रहे हैं, सेहत का बजट आप काट रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि हम, जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब ने फरमाया कि IMF के पास जाने की बात उन्होंने की थी, इसलिए शायद वो अपनी शर्त पूरी नहीं कर रहे, क्योंकि IMF ही को ले आए हैं वो पाकिस्तान। जमीयत उलमा इस्लाम इस वक्त जो बजट तकरीर की गई है और जो आदाद शुमार हमारे सामने है, उस हवाले से हम समझते हैं कि असर-ए-नौ गौर किया जाए और इस सूरत हाल में कौम के लिए ये बजट नहीं हो सकता। आपको दोबारा बजट, मुझे यकीन है कि जो बजट आप अभी पेश कर रहे हैं, अगर अपनी आईनी पोजीशन और एतमाद के वोट से बचने के लिए आप ये जरूरी समझते हैं कि हमने आईनी तकाजे हैं वो पूरे करने हैं, लेकिन मैं यकीन से कहता हूं कि आप 2 या 3 महीने के बाद फिर बजट लाएंगे। मुलाजमीन के तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया, हर हुकूमत कर रही है। आपने स्टील मिल के मुलाजमीन के साथ वादे किए, लेकिन आज खुद उनको बेरोजगार कर रहे हैं। आपने, मैं और किस चीज की बात करूं, ये सामने एमसी रोड है और इसका 2 रोया इफ्तिताह किया था शायद खाकान की हुकूमत में। वो रोड पता नहीं 5 किलोमीटर होगा या 4 किलोमीटर होगा, 2017 से बन रहा है और अभी तक बन रहा है। हमारे अराकीन ने यहां पर आपकी याद दहानी के लिए, आप भी उसी इलाके से ताल्लुक रखते हैं कि चमन बॉर्डर बंद है और लोगों का रोजगार उससे वाबस्ता है। तो इस हवाले से अगर तफ्तान बॉर्डर खुला है, तोरखम बॉर्डर खुला है और दीगर हमारे बॉर्डर्स खुले हैं, तो इसको भी फिलफौर हुकूमत ऐलान करे और उसको खोलने की बात करे। यहां मेंबर थे, मुझे अब नाम याद नहीं उनका, उन्होंने स्पीकर साहब से कहा कि मेरे हलके का फंड जो मुझे दिया गया था वो मुझे आप हिदायत जारी करें कि वो मुझे मिल जाए। फजल मोहम्मद खान। तो ख्वाजा आसिफ साहब से लेकर मौलाना असमतुल्लाह साहब तक मैं आप तमाम मेंबरान से जानना चाहता हूं कि क्या आपको भी कोई फंड मिला है? जीरो। नारेबाजी नहीं करें, गौर से सुने जी, बिल्कुल नारेबाजी ना करें जी। 24 अरब रुपए सीपेक के हवाले से जो रखे गए थे, आपने वहां से 24 अरब रुपए उठाकर अपने मेंबरान को दिए
और आज आप कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं। आपके ऊपर जब कोरोना का बुहरान आया, लोग घरों में महसूर थे, उन्होंने घरों में फाके जब शुरू हुए, आपने उनके लिए ऐलान किया कि 150 अरब रुपए हम आपको देंगे, 12,000 रुपए फी फैमिली, और 3 महीने में, और वो भी 3 महीने के नहीं दिए गए थे। उसके साथ मेरे ख्याल में कोई 1-2 हज़ार रुपए मिलाकर आपने वो पैसे दिए। आप एहसान करते हैं कि आप अवाम के गम में मरे जा रहे हैं। आपने सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए कुछ कारोबारी हजरात के 300 अरब रुपए माफ नहीं किए थे। आपको उस वक्त तो किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती, चंद अफराद के लिए 300 अरब रुपए माफ कर दिए और 20 करोड़ अफराद के लिए 150 अरब रुपए रख दिए, और आप कहते हैं उन पर एहसान कर रहे हैं। इस तरह की हुकूमतें चलती हैं। कौन सा रोड है? मैं अपने शहर से डेरा इस्माइल खान से मुल्तान निकलता हूं तो रोड खराब, मैं इस्लामाबाद आता हूं तो रोड खराब, मैं पेशावर जाता हूं तो रोड खराब। स्कूलों की हालत आपकी ये है कि पूरे सूबे में दूर दराज इलाकों में, आपका सूबा भी इस तरह है कि चंद चंद घर एक एक जगह पर हैं, जिनके लिए मकतब खोले गए थे कि 8-10 साल के लड़के वो ज्यादा लंबा सफर नहीं कर सकते। आपने तमाम मकतब बंद कर दिए, आपके सूबे में तमाम मकतब बंद कर दिए। तो कहां गई तालीमी पॉलिसी? अब तो सुना है कि 1-2 दिन से इस्लामाबाद के अंदर पैरासिटामोल की भी कमी हो रही है। इस्लामाबाद के अंदर नहीं, आपके अपनी असेंबली के इस डिस्पेंसरी में भी नहीं मिल रहे, अद्वयात नहीं मिल रहे आपके। ज़राअत में आपने क्या रिलीफ रखा है? तालीम के लिए आपने क्या रिलीफ रखा है? दुकानदार के लिए आपने क्या रिलीफ रखा है? जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, हम किस चीज पे बात करें? आसान सा जवाब है कि कोरोना। अब कोरोना में मुझे एक मुल्क जरूर बता दे, जब मैं बैठ जाऊं। आपको लंबी चौड़ी तकरीर करने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल में अफगानिस्तान की जीडीपी भी आपसे ऊपर गई। मैं अपोजिशन लीडर साहब की सेहत के लिए, शेख रशीद साहब की सेहत के लिए, शाहिद खाकान अब्बासी साहब की सेहत के लिए, और अयाज सादिक साहब की, जो भी मेंबरान यहाँ पर जिस मर्ज में भी मुब्तला है, पूरे मुल्क में जो लोग अमराज में मुब्तला हैं, वो उनके लिए दुआ गो हूँ। इसमें जो एक ज़रूरी बात है, 1 मिनट में मैं ख़त्म करूँगा, कि मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से यहाँ मेंबर बनकर आया हूँ, उस डिस्ट्रिक्ट में एक हॉस्पिटल है, एक, जिसमें पिछली मर्तबा भी आपका एमएनए था, आपकी सूबाई गवर्नमेंट थी पिछले साल, इस साल भी, और यहाँ मरकज में भी उस एक हॉस्पिटल को भी उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर बना दिया है, जिस पर पूरा डिस्ट्रिक्ट मुनहसर है। आप मुझे बताएं कि मेरे डिस्ट्रिक्ट के लोग अपने इलाज के लिए कहां जाएंगे? कोई मुतबादिल निजाम नहीं। एमएमए की हुकूमत में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप आपस में बातचीत ना करें, जब आपकी बारी आएगी हर एक मेंबर की, तो बात करना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि आपका सालाना बजट तालीम का और सेहत का 35 करोड़ हुआ करता था। एमएमए जब हुकूमत छोड़ रही थी तो 1.25 अरब पर हम ले गए थे। सन 47 से एमएमए की गवर्नमेंट तक 80 कॉलेजेस बने थे, हमने 5 साल में 87 कॉलेज बनाए।
2002 तक 4 यूनिवर्सिटियां थी, हमने 5 साल में 5 यूनिवर्सिटियां बनाई। हमने मेडिकल कॉलेजेस बनाए, हमने खवातीन यूनिवर्सिटियां बनाई, हमने देहातों में काम करने वाले असातिज़े कराम की तनख्वाहें डबल की थी, हमने FAFSC तक तमाम किताबें मुफ्त दी थी, हमने तालीम मुफ्त की थी। जनूबी अजला में गैस जमीयत उलमा इस्लाम ने दिया। आप मुझे बताएं कि हम जहां तक गैस ले गए हैं, आपने उससे 1 फुट भी आगे बढ़ाया है? दूसरी बात यह है कि जनाब स्पीकर, हम मुसलमान हैं। इस्लाम के नाम पर हमने ये मुल्क बनाया। कल भी आपने बात की, रूलिंग दी कि हमने नजरिए की बुनियाद पर यह मुल्क बनाया है। जनाब स्पीकर, सूद हराम है और सूद खाने वाले के लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से जंग है, जंग का ऐलान है। और हम मिन हैसुल कौम 70 साल से इस जुर्म का इर्तिकाब कर रहे हैं। हम अपने दिफाई सलाहियतों के लिए अपने बजट में सबसे बड़ा हिस्सा रखते हैं, ताकि अगर कोई हम पर जंग मुसल्लत करे तो हम उसका मुकाबला कर सकें। लेकिन जिस जंग का ऐलान अल्लाह फरमा रहा है और जिस जुर्म पर फरमा रहा है, वो जुर्म हम 70 साल से कर रहे हैं। हमने काफी मर्तबा यहां पर सूद के खिलाफ बिल पेश किए, कमेटियों में चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी इस पर मौजूद हैं। उस पर नजरसानी, शायद इतनी लंबी नजरसानी की तारीख पाकिस्तान में किसी और मुकदमे में नहीं होगी जितनी सूद के मुकदमे में, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुका है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि यह हम सबका ईमानी फरीजा है। हम सबको मिल बैठकर इसके हवाले से काम करना होगा और इस सूद से इस मुल्क को पाक करना होगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो।